अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम प्रोज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सर फ्रांसिस बेकन का एसे ऑफ स्टडीज। इस एसे को हम बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Study is one of the most quoted essay of Sir Francis Bacon. He has analyzed the importance of studies. Therefore, in this essay, he convinces his readers to know its validity. He does not only talk about the bookish knowledge about the demonstrate the importance of experience. Without experience, the studies cannot help a person. Means Sir Francis Bacon of study जो से है Sir Francis Bacon का एक बहुत important essay है, जिसमें उसने तालीम की जो अहमियत है उसको उजागर किया है और अपने रीडर्स को इसकी जो उनसे तालीम की वसअत के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में बताया है। वो सिर्फ किताबी नॉलेज के बारे में बात नहीं करता, बल्कि वो एक्सपीरियंस को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देता है कि विदाउट एक्सपीरियंस जो एजुकेशन है उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। फ्रांसिस बेकन के मुताबिक एक्सपीरियंस के बगैर एजुकेशन कुछ भी नहीं है। Moreover, in his eyes, studies and educations are two separate things. However, he agrees that education is the name of studying books and experiences of life. He answers some common questions that rises in every common mind. For instance, he answers why we should read books, what are the impacts of studies in one's life, why study without experience is useless, and many other such like questions. ताहम वो इस बात पे एग्री करता है कि स्टडीज़ और एजुकेशन दो सेपरेट थिंग है, और एजुकेशन का मतलब है कि ना सिर्फ बुक्स की स्टडी करना, बल्कि इसके साथ साथ जो आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है उन दोनों को लेके चलना। मीन्स कि जो नॉलेज हमने बुक से लिया है और प्लस वो नॉलेज जो हमारी डेली लाइफ का है, उन दोनों को मिला के चलना। बुक का नॉलेज किस तरह से हमारी लाइफ में हेल्पफुल होता है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। इसके अलावा वो रीडर्स के बहुत से क्वेश्चन का आंसर देता है जो कि उनके माइंड में उठते हैं कि किस तरह से जो तालीम होती है, स्टडी होती है, वो एक्सपीरियंस के बगैर यूज़लेस होती है, बेफ़ायदा रहती है। की वजह से एक आदमी का इम्पैक्ट अपनी लाइफ में क्या होता है, और इसी तरह के बहुत से क्वेश्चन का आंसर देता है। He elaborates such assertion through either reference or example. Style of author is simple, but his arguments are much effective. Further, he uses concise sentences, similes, and Latin phrases to strengthen his stance. वो अपने स्टाइल ऑफ राइटिंग के अंदर सिमिलीज को यूज़ करता है, लेटिन फ्रेजेस को यूज़ करता है, ताकि अपने जो आर्गूमेंट्स, दलीलें उसने दी हैं, उनको अच्छे तरीके से, मजबूत और पुरवकार तरीके से बयान कर सके। Three types of studies in the eyes of Sir Francis Bacon. From the very beginning of the essay, Sir Francis Bacon divides studies into three categories. In fact, these three types are benefits of studies. Such studies serve three purposes, says Sir Francis Bacon: delight, ornament, एंड एबिलिटी। ऐसे की शुरुआत में वो स्टडीज़ को तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, तीन हिस्सों में कैटेगरीज। ऐसे की शुरुआत में वो स्टडी को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करता है, और वो बेनिफिट्स हैं, जो स्टडी से हमें बेनिफिट्स हासिल होते हैं, उनके लिहाज से इसने इन थ्री कैटेगरीज का नाम रखा है। इनमें एक है डिलाइट, दूसरी ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। In Bacon's time, the drama was banned. Drama may have a moral purpose, but it is certainly a source of entertainment. It was forbidden in the era, therefore people had no other option except to rely upon books. Thus, books replaced stage. From that point of view, if we think then books are source of entertainment, it may be the source of Bacon has used the word delight. From modern view, there are still people in the world who find delight in books instead of movies and plays. अच्छा, बेकन के ज़माने में जो ड्रामा था उनको मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया गया था, जो कि एक इंटरटेनमेंट का ज़रिया था। और जब ड्रामा को बैन कर दिया गया तो लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो वो उस वजह से बुक्स को रीड किया करते थे। तो इसी वजह से जो सर फ्रांसिस बेकन ने बुक्स को इंटरटेनमेंट का एक सोर्स करार दिया है, और इसके अलावा इसे एक डिलाइट का नाम दिया हुआ है, और उसने ये वर्ड डिलाइट यूज़ किया है, इंटरटेनमेंट। और क्योंकि बुक्स पढ़ने की वजह से लोगों की इंटरटेनमेंट होती थी, तो इसीलिए सर फ्रांसिस बेकन ने डिलाइट का वर्ड यूज़ किया है। और अभी भी हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो मूवीज़ और प्ले देखने के बजाय किसी नावल को पढ़ना या किसी बुक को रीड करना प्रेफर करते हैं, और इससे उनको खुशी मिलती है।
However, in the next lines, he has explained the word delight while saying that their chief use for delight is in privateness and retiring. Hence, only words are different, but the purpose is the same, entertainment. ताहम वो आगे नेक्स्ट ऐसे के अंदर डिलाइट का वर्ड है मजीद एक्सप्लेन करता है जिसमें वो बताता है कि जब लोग अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं, अक्सर लोग तन्हाई में बुक्स को अपना साथी बनाते हैं या रिटायर होने के बाद वो बुक्स की हेल्प लेते हैं जिसके थ्रू वो एंटरटेन हो सकें। हम उसने जो डिलाइट का पर्पस है वो कई तरीके से यूज़ किया है, लेकिन इनका पर्पस सेम यही है कि एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना। Ornament. The second purpose that studies serve is ornament. A person, after learning from books, can present himself in a good manner. Studies also help a person learn etiquettes. His social impression is improved and he becomes wise in the eyes of the people. Hence, Bacon has used only one word to explain ornament, that is discourse. तालीम का स्टडीज़ का दूसरा मकसद ये है कि ऑर्नामेंट है कि ये एक सजावट पैदा करती है इंसान के बिहेवियर के अंदर, उसके एटिकेट्स के अंदर, उसकी बातचीत के अंदर। स्टडी आल्सो हेल्प अ पर्सन टू लर्न एटिकेट्स, उसके अदब अदाब जो सोसाइटी के अंदर रहने का अदब अदाब है वो सीखने में हेल्प करती है, और जिसकी वजह से इंसान दूसरे लोगों की नज़र में एक मोतबर और इज़्ज़तदार आदमी बनता है। However, Bacon has used only one word to explain ornament, that is discourse. Thereby studies increase the speaking power of a person, but the word discourse also needs explanation. It has many meanings. Discourse has different types: romantic, professional, religion, motivational, debate, etc. बीकन जो है ऑर्नामेंट के लिए वो डिस्कॉर्ड का वर्ड यूज़ करता है। डिस्कोर्स का मतलब है प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करना। तो इंसान को रोमांटिक हो, सम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, रिलीजन लाइफ के अंदर एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती है, एक प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करनी पड़ती है। तो ज़िंदगी के बहुत से मामलात, चाहे वो रोमांस से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से, या रिलीजन से, या किसी मोटिवेशनल डिबेट से रिलेटेड हो, तो इन सब के अंदर जो सी है वो स्टडी हमारी हेल्प करती है कि हम अच्छे तरीके से बातचीत कर सकें एक फॉर्मल तरीके से। नेवरदलेस, कंसीडरिंग इन व्यू द वर्ल्डली अप्रोच ऑफ द ऑथर, ही मे हैव यूज्ड इट एज अ प्रोफेशनल स्पीकिंग पावर ऑफ परहैप्स ही इज टॉकिंग अबाउट इम्प्रेसिव डिस्कोर्स इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, वेदर इट इज़ प्रोफेशनल, रिलीजन और रोमांस। ताहम दुनियावी लिहाज से हम देखें तो दुनिया के अंदर डिफरेंट मामलात के अंदर बातचीत करने के लिए, एक प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करने के लिए जो उनसे है ऑथर स्टडी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। Elaboration of the third purpose of studies, according to Sir Francis Bacon, is judgment and disposition of business. It is somewhat professional. Studies can help a person in dealing with business matters. Sir Francis Bacon has also used the word judgment to infer the steady mental eyesight of a person. His vision becomes strong and he takes quick as well as accurate decision in business matters. सर फ्रांसिस बेकन स्टडीज़ के एडवांटेजेस को बताते हुए बताता है कि इसमें हमारा जो माइंड सेट है वो खुल जाता है, हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। खास तौर पे बिजनेस मैटर्स के मामले में स्टडी जो सी है वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बेहतर बना देती है, और इससे हम ना सिर्फ एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं बल्कि मौके की मुनासबत से हम एक अच्छा और मजबूत डिसीजन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को बेहतर करने के लिए अच्छे और सही डिसीजन भी ले सकते हैं। Next point is experience is the key factor. All three purposes are useless without experience, says Bacon. Too much study for delight makes a person lazy. Ornament makes him showcase. Similarly, cramming bundle of rules from the books does not increase his ability, nor does it helps him enhance his thinking capacity. Everyone has natural abilities and studies makes them perfect, but along with the studies, the experience is also required to gain perfection. It actually improves the mentality of a person. In order to elaborate it further, Bacon uses similes. सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि स्टडीज़ एक्सपीरियंस के बगैर बिल्कुल बेफ़ायदा है। जो लोग डिलाइट हासिल करने के लिए स्टडीज़ करते हैं वो लेज़ी हो जाते हैं। अगर कोई ऑर्नामेंट के लिए करता है तो वो बिल्कुल एक शोकेस सा बन के रह जाता है, एक
दिखावे के तौर पे एक नमूना बन के रह जाता है। और अगर हम सिर्फ किताबों का नॉलेज हासिल करते रहते हैं तो ये हमारे ऊपर एक बर्डन से रूल्स एंड रेगुलेशन का एक बोझ डाल देता है, जिसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये सिर्फ हमारी जो नेचुरल जो हमें अल्लाह ताला ने एबिलिटीज़ दी हुई हैं उनको इन्हेंस करने में हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। हर एक के अंदर नेचुरल तौर पे एबिलिटीज़ पाई जाती हैं और स्टडीज़ का काम क्या होता है कि इन एबिलिटीज़ को इन्हेंस करना, इंक्रीज़ करना। Hence, studies show a person thousands of paths to walk, but experience helps choosing the right one. Additionally, different types of people see studies differently. Some people do not give studies any value. Some appreciate them, but the wise are those who perfectly use them. वो स्टडीज़ की एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे देता है कि जिस तरह से एक इंसान के पास 1000 रास्ते होते हैं चलने के, लेकिन एक्सपीरियंस के थ्रू उसको पता चलता है कि कौन सा राइट वे है जो उसकी चॉइस के मुताबिक सही है। इसके बाद वो बताता है कि लोग स्टडीज़ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं, स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो इसे बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, लेकिन समझदार वही लोग होते हैं जो कि उसे परफेक्ट तरीके से यूज़ करते हैं। Why and what kind of books should we study? After describing the importance of study, Sir Francis Bacon gives his own opinion. Read to wait and consider. A person should not read books to win over a debate or to oppose arguments of others, or should he study to believe on each and everything written in the book. Rather, he should study books to know the difference between the right and the wrong. स्टडीज़ की इम्पोर्टेंस को बताने के बाद अपनी ओपिनियन पेश करता है। वो कहता है कि हमें सिर्फ बुक्स इसलिए नहीं पढ़नी चाहिए कि हम दूसरों के साथ डिबेट में, मुबाहिसे में अपनी जीत सकें, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट पेश कर सकें, बल्कि और ना ही हमें बुक्स में लिखी हुई सारी बातों पे यकीन करना चाहिए, बल्कि हमें स्टडी सिर्फ इसीलिए करनी चाहिए ताकि हम राइट और रॉन्ग में फ़र्क कर सकें। Moreover, not every book is worth reading. He divides books into 3 categories: tasted, swallowed, and chewed. These kinds of books needs the full concentration of the readers. Each word and every line should be chewed completely and then digested. अच्छा, स्टडीज़ के बाद इसने जो बुक्स हैं उनको भी 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। नंबर 1 है ऐसी बुक्स जिनको सिर्फ टेस्ट किया जाना चाहिए, यानी वो ऐसी बुक्स होती हैं जिनको ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड नंबर पे है स्वैलोड, वो बुक्स यानी जिस तरह से एग्ज़ाम्स हैं उन्हें हमें जो सा है वो ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेशन अपने सर पे मुसल्लत करनी होती है और वो हम स्वैलोड करते हैं। और थर्ड जो सी है च्यूड एंड डाइजेस्टेड। ये बुक्स इस तरह की होती है जिनके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, जिन्हें हमें अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बेकन के ऐसे इसी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। Some books and their purposes. If a person has a habit of reading books, then Bacon guarantees improvement in his temperament. If he is used to exchanging dialogues, then his wit is going to be enhanced. Above all, if he reads books and then writes down every important suggestion or advice, then this method will definitely increase his intellectuality. Francis Bacon, at the end of essay, creates a list of different subjects and sort them by their benefits. Here is the list of books and their benefits. बेकन कहता है कि अगर किसी आदमी को बुक्स पढ़ने की आदत है तो वो उसके मिजाज में बेहतरी लाने का सबब बनती है, एक दूसरे से बात करने के तरीके को बेहतर बनाती है और जिसकी वजह से हमारी जो सी है हमारी विजडम बढ़ती है। और अगर हम बुक्स को पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, सजेशन होती हैं, एडवाइस होती हैं, उनको अगर राइट डाउन कर लें और फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे ऐड करें, इससे हमारी जहानत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अब सर फ्रांसिस बेकन ऐसे के एंड में एक लिस्ट क्रिएट करता है जिसमें वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को बताता है और इन बुक्स को और वो किस तरह से हमारी लाइफ पे असरअंदाज होती हैं। हिस्ट्री इंक्रीजेस विजडम। नंबर 2 पोइट्री इनहेंस इमेजिनेशन। थर्ड पे है मैथमेटिक्स मेक्स पर्सन सब्टल। फिलोसफी डीपन्स थिंकिंग। और फिफ्थ पे है लॉजिक एंड रिथोरिक हेल्प्स टू कंटेंट। Thus, a person needs to study that relevant subject as per his choice as requirement. If he wants wisdom, history can help him. If he wants imagination power, his
his concern should be poetry. Similarly, mathematics, philosophy, and the logic service their special purpose. In a Bacon's eyes, a person can improve himself as much as he can. He just needs to focus. He actually wants to say that readings is the mind that exercise in the body. With body, the mind also needs exercise. Therefore, every person needs to do an exercise of mind. He can do it by studying books. वो कहता है कि अगर कोई आदमी अपनी विजडम को बढ़ाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो हिस्ट्री ले, और अगर कोई अपनी इमेजिनेशन को इंक्रीज करना चाहता है तो वो पोइट्री में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर कोई आदमी मैथमेटिक्स पढ़ता है तो वो उसमें एक लॉजिकल पावर, विजडम आ जाती है, चीज़ों को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेता है। फिलोसफी हमें जो उनसे डीपली सोचने में मजबूर करती है, और स्टडीज़ हमारे माइंड के लिए इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह से हमारे जिस्म के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। Conclusion of Studies by Sir Francis Bacon. The whole essay proves the intellectuality of Sir Francis Bacon. It is full of wisdom. Every line written by the author is philosophically rich. His philosophy is definitely praiseworthy. Moreover, he is called the father of English prose, not only because of his deep philosophy, but also because of his writing style. He uses exact words to summarize his point of view. He tries to demonstrate his thinking in concise words. His essay is well knitting. There is no denying the fact that of studies is the pure creation of Sir Francis Bacon. In short, this essay is enough to regard him as the father of English prose. पूरा ही ऑफ स्टडी जो ऐसे है वो सर फ्रांसिस बेकन की इंटेलेक्चुअल पावर को बताता है, उसकी विजडम को बताता है, उसकी फिलोसफिकल जो पावर है उसको बताता है, उसकी डीप फिलोसफी की वजह से, राइटिंग स्टाइल की वजह से हम कह सकते हैं, और हम इसे फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कह सकते हैं।